नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 9 मई 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र तथा पीआईबी और भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय और विभाग की प्रमुख घोषणाओं के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको दिए जाते हैं। आज के दैनिक क्विज को प्रारंभ करने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। आप जैसा जानते हैं, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के द्वारा टारगेट प्रीलिम्स 2022 संचालित किया जा रहा है और यह हमारा निःशुल्क कार्यक्रम है, जिसमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के 2 भागों की चर्चा हो चुकी है। इसके तीसरे सत्र की चर्चा कल की जाएगी सुबह 10 बजे। आप सभी लाइव रूप में इसमें भाग लें और इसका लाभ उठाकर आगामी प्रारंभिक परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। टारगेट प्रीलिम्स 2022 के संदर्भ में पीडीएफ की सूचना और साथ साथ हमारा जो टाइम टेबल है इस टारगेट प्रीलिम्स 2022 के संदर्भ में, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आज के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं यह हैं। पहला, इसका लक्ष्य 2022 तक आधार वर्ष 2017 के साथ पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता में 40 से 60% की कमी करना है। ध्यान रखें, यह लक्ष्य 2022 के लिए नहीं है, यह लक्ष्य 2024 के लिए है। इस आधार पर पहला कथन असत्य है। दूसरा, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के आधार पर देश भर में निर्धारित वार्षिक औसत परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करना है। दूसरा कथन सत्य है। तीसरा, लगातार 5 वर्षों से राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाले शहरों को वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए शहर की कार्य योजना तैयार करने और लागू करने का निर्देश दिया जाता है। ऐसे शहर जो 5 वर्षों से लगातार राष्ट्रीय मानक को पूरा कर रहे हैं, उन्हें अपने शहर की कार्य योजना बनानी होती है और उसे लागू करना होता है। तीसरा कथन सत्य है। 2 और 3 सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है सी। केवल 2 और 3 सत्य हैं। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा प्रमुख रूप से एक सम्मेलन में पर्यावरण के संबंध में स्थितियों को और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ाने और कानूनी प्रक्रियाओं के पालन करने की बात कही गई है। यह सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस पर आधारित है। आज के दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। थैलेसीमिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक रक्त विकार है जिसमें शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है। ध्यान रखें, यह प्रमुख रूप से वंशानुगत बीमारी है जिसके आधार पर प्रमुख रूप से हीमोग्लोबिन की एक तरह से कमी होती है। यहाँ पर सफेद रक्त कोशिकाएं कहा गया है। इस आधार पर पहला कथन हमारा गलत है। दूसरा, यह अस्थिमज्जा ऊतक के जीवाणु संक्रमण के कारण होता है जो सफेद रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है। जैसा हमने ऊपर चर्चा किया, यह एक वंशानुगत बीमारी है। इस आधार पर अगर हम देखें तो दूसरा कथन भी गलत है। दोनों कथन गलत हैं। हमें प्रश्न में गलत कथन के बारे में बताना है। इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाता है सी। 1 और 2 दोनों ही असत्य हैं। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा एक वेबिनार जिसका नाम है चैलेंजेस इन थैलेसीमिया 2022, उसमें प्रमुख रूप से कहा गया है कि अगर लोगों में जागरूकता थैलेसीमिया के संदर्भ में बढ़ाई जाए तो इस बीमारी के संबंध में नियंत्रण की स्थितियां मजबूत हो सकती हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों के वोट मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं यह हैं। पहला, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य के प्रत्येक वोट का मूल्य निश्चित होता है, जबकि विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का वोट मूल्य अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के प्रत्येक वोट का जो मूल्य होता है वह निर्धारित करने का तरीका ये है कि राज्य विधानसभाओं के कुल मिलाकर जो मत का मूल्य होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या होती है उससे भाग दिया जाता है। इस आधार पर एक संसद सदस्य के मत का मूल्य मिलता है। वर्तमान में अगर हम देखें तो यह जो मूल्य है वह 708 है और सभी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के लिए यह निश्चित है। इसके विपरीत अगर हम राज्यों में विधानसभा के सदस्यों के मत के मूल्य की बात करें तो यह अलग अलग होता है, क्योंकि यह राज्य की जनसंख्या और वहां पर विधानसभा की सीटों पर निर्भर करता है। इस आधार पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा सदस्य के मत का जो मूल्य है वो अधिकतम है 208। इस रूप में आप देखें तो इन दोनों में अंतर रहता है, इसलिए पहला कथन हमारा सत्य है। दूसरा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक संसद सदस्य के वोट का मूल्य सभी राज्यों के सभी विधायकों के वोटों के कुल मूल्य को संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। जैसा हमने चर्चा किया,
इस आधार पर दूसरा कथन भी सत्य है। दोनों सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि आगामी राष्ट्रपति चुनाव में एक संसद सदस्य के मतों का जो मूल्य 708 है यह घटकर 700 हो सकता है। इसका कारण यह है कि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है वह एक तरह से वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है और माना जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर की विधानसभा गठित होने में समय लगेगा। इस आधार पर जम्मू कश्मीर की विधानसभा के जो सदस्यों का वोट है वो इसमें शामिल नहीं होगा। इस आधार पर माना जा रहा है कि संसद के एक सदस्य का जो मत है जो 708 है वर्तमान में, वह घटकर 700 हो सकता है। हम ध्यान रखें, इसके पहले 1974 में भी गुजरात विधानसभा क्योंकि उस समय भंग हो चुकी थी और उसके 182 जो सदस्य हैं उनके मतों को राष्ट्रपति चुनाव में शामिल नहीं किया गया था। चौथा प्रश्न हम देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या कौन से और संबंधित वर्तमान राज्य या स्थान सुमेलित हैं। यानी स्थान और राज्य का जो सुमेलित भाग है वो आपको बताना है। पहला राखीगढ़ी हरियाणा, यह सत्य है। दूसरा बनवाली पंजाब, यह पंजाब में नहीं है, यह भी हरियाणा राज्य में स्थित है। तीसरा कालीबंगा, यह राजस्थान राज्य में स्थित है। यानी पहला और तीसरा सत्य है, दूसरा गलत है। इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाता है सी, 1 और 3 सत्य है। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि हड़प्पा काल के शहर राखीगढ़ी में वर्तमान में 60 अलग अलग प्रकार के कंकाल प्राप्त हुए हैं। इन कंकालों के डीएनए का मूल्यांकन करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इन कंकालों को आगे भेजा गया है। तो इस आधार पर राखीगढ़ी में जो भी एक तरह से अतीत के अलग अलग रहस्य हैं हड़प्पा काल के, उनका पता लगाने में आसानी होगी। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। आज हमने 2019 में पूछा गया प्रश्न आपको दिया है। प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ध्यान रखें, स्वतंत्रता के बाद अगर भूमि सुधार भारत में लागू किया गया तो प्रमुख उद्देश्य ये था कि जो भूमिहीन व्यक्ति हैं उनको कृषि योग्य भूमि प्रदान की जाए। इस आधार पर दूसरा कथन हमारा सत्य है। भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराना था। दैनिक क्विज के तीसरे भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करेंगे और आज हम चक्रवात आसानी के संदर्भ में प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। ध्यान रखें, वर्तमान में यह चक्रवात तो भीषण चक्रवात के रूप में परिवर्तित हो चुका है क्योंकि प्रारंभिक स्थितियों में जब बंगाल की खाड़ी में इसका निर्माण हुआ तो माना गया कि यह कम दबाव का केंद्र है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा रविवार को यह जानकारी दी गई कि चक्रवात आसानी जल्द ही बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्व दिशा में एक भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने वाला है। और इस आधार पर अगर हम देखें तो 10 मई की शाम को माना जा रहा है कि उत्तर पश्चिम की ओर एक तरह से बढ़ते हुए यह उत्तर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों से पश्चिम मध्य और इससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की इसकी संभावना बन रही है। अगर हम प्रमुख रूप से वर्तमान में इसकी दिशा की बात करें तो यह इस रूप में एक तरह से गति कर रहा है और इसके कारण आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी भाग है और उड़ीसा का जो बड़ा तटीय भाग है उसके प्रभावित होने की संभावना है। आगे के लिए अनुमान ये लगाया जा रहा है कि यह उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए यह बंगाल की खाड़ी का ये जो उत्तर पश्चिम भाग है प्रमुख रूप से यहाँ पर एक तरह से आगे प्रभाव डालेगा। आगे चलकर यह पश्चिम बंगाल का जो तटीय भाग है उस पर भी एक तरह से प्रभाव डाल सकता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में जब हम नामकरण की प्रक्रिया की बात करते हैं तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन और एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग इस पैनल की 2000 में ओमान के शहर मस्कट में 27वीं बैठक आयोजित की गई थी और इसी बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को नाम देने के लिए मूल रूप से जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाएगी और अंतिम रूप में सितंबर 2004 से नामकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई और प्रमुख रूप से पहले 8 जो देश थे उनके द्वारा नाम दिए जाते थे। बाद में इसमें 5 देश और शामिल हो गए और वर्तमान में अगर हम देखें तो 13 देशों के द्वारा इसमें नाम दिए जाते हैं। प्रमुख रूप से दिल्ली में स्थित मौसम विज्ञान विभाग इसको एक तरह से क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र का दर्जा प्राप्त है यानी RSMC रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर। इसके द्वारा प्रमुख रूप से उत्तरी हिंद महासागर में यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर जो भी एक तरह से चक्रवात की श्रेणी में पहुंचते हैं उनके नामकरण की प्रक्रिया को अंतिम रूप में स्थापित किया जाता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवातों के जो नाम है वह एक तरह से वर्णानुक्रम में होते हैं यानी अल्फाबेट के क्रम में रखे जाते हैं। जो भी 13 यहाँ पर पैनल सदस्य हैं, अगर हम इन 13 देशों की बात करें इसमें बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान,
पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी संयुक्त अरब अमीरात और यमन। वर्तमान चक्रवात असानी की अगर हम बात करें तो यह नाम श्रीलंका के द्वारा दिया गया है और आगे जो भी चक्रवात होगा उसका नाम थाईलैंड की तरफ से सित्रांग दिया गया है, फिर यूएई की तरफ से मोंडोस और आगे यमन की तरफ से मोचा। जब पहला कॉलम समाप्त हो जाता है उसके बाद दूसरा कॉलम शुरू होगा, फिर तीसरा, इसी तरीके से 13 कॉलम है जहां पर देशों के वर्ण क्रम में एक तरह से उनके जो नाम दिए गए हैं उनको चक्रवात के नाम के लिए उपयोग किया जाता है। ध्यान रखें, उत्तरी हिंद महासागर में जो भी चक्रवातों के नाम होते हैं उनको दोहराया नहीं जाता है और एक बार उपयोग करने के बाद उसको बंद कर दिया जाता है। नाम नया होना चाहिए और यह आरएसएमसी नई दिल्ली सहित दुनिया भर में किसी और जगह पर एक तरह से सूची में नहीं होना चाहिए, तभी इसको नाम एक तरह से दिया जाएगा। अगर कोई दक्षिणी चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनता है और वो थाईलैंड को पार करता है और एक तरह से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करता है तो उसका नाम नहीं बदला जाता है और उस चक्रवात का नाम वही रहता है। अगर हम हिंद महासागर से अलग अन्य क्षेत्रों में चक्रवातों की बात करें तो उसके लिए अलग अलग जगह पर क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र हैं यानी आरएसएमसी, उनके द्वारा चक्रवातों के नामकरण किए जाते हैं और इस प्रकार के 6 मौसम विज्ञान केंद्र हैं जिनकी तरफ से यह नामकरण किया जाता है। पहला अगर हम देखें तो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर के लिए और यह नाडी फिजी में स्थित है जो फिजी मौसम विज्ञान सेवा देता है। दूसरा दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर, यह प्रमुख रूप से रीयूनियन द्वीप पर स्थित है जिसके द्वारा नामकरण किया जाता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की बात करें जो भी हमने चर्चा करी तो आरएसएमसी नई दिल्ली के द्वारा प्रमुख रूप से नामकरण किया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर की बात करें तो आरएसएमसी टोक्यो के द्वारा इसका नाम दिया जाता है। सेंट्रल नॉर्थ पैसिफिक ओशन की बात करें तो यहाँ पर आरएसएमसी होनोलुलु जो हवाई द्वीप में स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में, उसके द्वारा नामकरण किया जाता है। पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर की बात करें, मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर, यहाँ पर जो नामकरण है वो आरएसएमसी मियामी के द्वारा दिया जाता है जो प्रमुख रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो इन अलग अलग केंद्रों के द्वारा उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उनके नामकरण किए जाते हैं। यह हमारा 9 मई 2022 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम पर आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।